कभी कभी जिंदगी एक जंग बन जाती है। रिश्तों में, दफ्तर में, समाज में, हर मोर्चे पर लड़ाई है, पर बिना तलवार और बंदूक के। और जब दुश्मन सामने न दिखे तब सबसे जरूरी होती है एक सही रणनीति। आज हम शुरू कर रहे हैं द 33 स्ट्रैटेजीज ऑफ वॉर की हिंदी ऑडियो बुक। यह सिर्फ युद्ध की नहीं, बल्कि आपके अंदर के डर, धोखे और मानसिक जंग की रणनीतियां है। लेकिन एक बात आपसे जरूर पूछना चाहता हूं, अगली वीडियो किस पर होनी चाहिए? नीचे कमेंट करके बताइए। कौन सा विषय, कौन सी किताब या कौन सा सच आप चाहते हैं मैं पूरी गहराई में लेकर आऊं? जिस भी टॉपिक पर सबसे ज्यादा कमेंट होंगे, अगली ऑडियो बुक उसी पर बनेगी, पूरी रिसर्च और दिल से। तो चलिए शुरू करते हैं इस महायुद्ध की पहली रणनीति के साथ। स्ट्रैटेजी 1, डिक्लेयर वॉर ऑन योर एनिमीज। इस दुनिया में जो लोग हमें नुकसान पहुंचाते हैं, वे हमेशा सामने से हमला नहीं करते। कई बार वे मुस्कुराते हैं, साथ चलते हैं और धीरे धीरे हमारी सोच, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर करते हैं। ऐसे लोगों या हालात को पहचानना ही सबसे पहली रणनीति है। अगर आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे तो आप उनकी तरफदारी करते रहेंगे और वे आपको धीरे धीरे अंदर से खत्म करते रहेंगे। जैसे किसी ऑफिस में कोई साथी हमेशा आपकी हर बात पर सवाल खड़ा करता है, आपके काम को नीचा दिखाता है, लेकिन सामने से मीठा बनता है। अगर आप ऐसे व्यक्ति को दुश्मन के रूप में नहीं देखेंगे तो आप कभी अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे। दुश्मनों को पहचानने का मतलब ये नहीं कि आप उनसे नफरत करें, बल्कि इसका मतलब है आप उन्हें वैसे ही देखें जैसे वे हैं, ना कि जैसे वे दिखते हैं। स्ट्रैटेजी 2, डू नॉट फाइट द लास्ट वॉर। हर लड़ाई अलग होती है। जो रणनीति पिछले बार सफल रही थी वो इस बार भी सफल हो, ये जरूरी नहीं। अगर आप पुरानी सोच, पुराने तरीकों और पुराने डर के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप खुद को दोहराते रहेंगे और हारेंगे। मान लीजिए आप किसी बिजनेस मीटिंग में एक बार बहुत आक्रामक होकर जीत गए थे, लेकिन अगली बार सामने वाले की शैली ही अलग है। वहां चुप रहना या सुनना ही ताकत बन सकता है। जो लोग अपने अतीत में ही उलझे रहते हैं, वे वर्तमान की जमीन को पहचान नहीं पाते। समय बदलता है, तकनीक बदलती है, सोच बदलती है, लेकिन जो इंसान अपनी ही पुरानी जीत से चिपका रहता है वो धीरे धीरे हार की तरफ बढ़ता है। स्ट्रैटेजी 3, amidst the turmoil of events, do not lose your presence of mind। जब हालात बेकाबू हो जाते हैं, लोग अक्सर घबरा जाते हैं, बौखला जाते हैं, लेकिन वही इंसान जो उस तूफान में भी शांत रह सके, वही सबसे ज्यादा असरदार होता है। आपने देखा होगा, एक ऑफिस में जब अचानक किसी पर आरोप लगते हैं या कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाता है तो ज्यादातर लोग दोषारोपण करने लगते हैं, लेकिन जो व्यक्ति शांत रहकर स्थिति का विश्लेषण करता है वही असली लीडर बनता है। अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना, परिस्थितियों के शोर में खुद को न खोना, यही वो शक्ति है जो कठिन समय में भी आपको रणनीतिक रूप से आगे रखती है। स्ट्रैटेजी 4, क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी एंड डेस्परेशन। जब तक इंसान को यह एहसास न हो कि समय बहुत कम है और मौके हाथ से निकल सकते हैं, तब तक वो अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं करता। आराम, आलस्य और अभी तो बहुत वक्त है कि सोच सबसे बड़ी दुश्मन होती है। जैसे कोई कर्मचारी सोचता है कि अभी तो साल भर है प्रमोशन के लिए, तो वो टालता रहेगा, लेकिन अगर उसे लगे कि एक महीने में ही सब तय हो जाएगा तो वो पूरी ताकत झोंक देगा। खुद को एक ऐसी स्थिति में डालो जहां पीछे मुड़ने का कोई विकल्प न हो। जब इंसान के पास कोई सुरक्षित रास्ता नहीं होता, तभी वो अपनी असली ताकत दिखाता है। स्ट्रैटेजी 5, अवॉइड द स्नेयर ऑफ ग्रुप थिंक। जब बहुत से लोग एक जैसी बात कह रहे हो तो जरूरी नहीं कि वो सच हो। सब ऐसा कर रहे हैं, ये सोच अक्सर गलत फैसलों की जड़ होती है। ग्रुप थिंक यानी जब लोग अपनी सोच बंद कर देते हैं और भीड़ की तरह सोचने लगते हैं। कई बार बिजनेस मीटिंग में हर कोई किसी एक आइडिया को हाँ कहता है,
लेकिन वो आइडिया असल में काम का नहीं होता। ऐसे में अगर आप भी सिर्फ भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं तो आप अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे। सोचो, सवाल करो और भीड़ से हटकर अपनी राय रखो। भीड़ में खो जाना आसान है, लेकिन वही लोग आगे निकलते हैं जो अलग सोचते हैं और डरते नहीं। स्ट्रैटेजी 6, सेगमेंट योर फोर्सेस। हर जगह एक साथ ताकत लगाना कमजोरी बन जाती है। असली समझदारी तब है जब आप अपनी ऊर्जा, समय और संसाधनों को जरूरत के हिसाब से बांट सकें। जैसे कोई इंसान एक साथ कई प्रोजेक्ट पर बिना फोकस के काम करता है तो नतीजा ये होता है कि कुछ भी पूरी तरह से नहीं हो पाता। लेकिन अगर वही व्यक्ति अपनी टीम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटे, हर ग्रुप को एक स्पष्ट लक्ष्य दे, तो ताकत बढ़ जाती है। सफलता तब आती है जब आप जानते हैं कहां पूरा फोकस चाहिए, कहां थोड़ा और कहां बस निगरानी काफी है। स्ट्रैटेजी 7, ट्रांसफॉर्म योर वॉर इनटू अ क्रूसेड। मोरल स्ट्रैटेजीज। कोई भी काम सिर्फ लक्ष्य से नहीं चलता, उसमें जुनून चाहिए। जब आप अपने मकसद को एक मिशन की तरह देखते हैं, जब उसमें एक भावनात्मक या उच्च उद्देश्य जुड़ जाता है, तब आप और आपकी टीम दोनों उसमें पूरी जान लगा देते हैं। अगर आप किसी प्रोजेक्ट को बस काम समझकर कर रहे हैं तो उसमें थकावट होगी, लेकिन जब वही चीज आपको किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ती है, जैसे बदलाव लाना, कुछ नया करना, कुछ साबित करना, तब आपकी ऊर्जा और प्रतिबद्धता दोनों अलग हो जाते हैं। लोग काम से जल्दी थकते हैं, लेकिन मिशन से नहीं। स्ट्रैटेजी 8, पिक योर बैटल्स। द परफेक्ट वॉर स्ट्रैटेजी। हर टकराव, हर आलोचना या हर चुनौती को लड़ना जरूरी नहीं होता। अगर आप हर छोटी बात पर रिएक्ट करते रहेंगे तो थक जाएंगे और असली लड़ाई के लिए ताकत नहीं बचेगी। मान लीजिए कोई आपको बार बार तंग करता है या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। हर बार जवाब देना जरूरी नहीं। कुछ चीजें नजरअंदाज करना ही सबसे बड़ी चाल होती है। सच्चा योद्धा वही होता है जो समझता है कि कौन सी लड़ाई उसे जीत दिलाएगी और कौन सी सिर्फ उसकी ऊर्जा बर्बाद करेगी। स्ट्रैटेजी 9, टर्न द टेबल्स। द काउंटर अटैक स्ट्रैटेजी। कई बार हालात आपके खिलाफ हो जाते हैं। लोग आपको घेर लेते हैं, आप पर सवाल उठाते हैं या नीचे दिखाते हैं। ऐसे में अगर आप रक्षात्मक रहेंगे तो और दबते चले जाएंगे, लेकिन अगर सही समय पर जवाब दिया जाए तो पूरा खेल पलट सकता है। जैसे किसी मीटिंग में कोई आपका मजाक उड़ाए, अगर आप शांति से उसकी बात को पकड़कर पलटकर जवाब देते हैं तो वही लोग जो हंस रहे थे अब आपकी तरफ हो जाते हैं। काउंटर अटैक का मतलब है खुद को पीड़ित की तरह पेश करने की बजाय हालात का फायदा उठाकर सामने वाले को उसकी ही चाल में फंसाना। स्ट्रैटेजी 10, क्रिएट अ थ्रेटनिंग प्रेजेंस। डेटरेंस स्ट्रैटेजीज। सिर्फ ताकतवर होना काफी नहीं होता, ताकतवर दिखना भी जरूरी है। जब लोग जानते हैं कि आप कब, कहां और कैसे पलट सकते हैं, तो वे खुद ही आपकी सीमाओं का सम्मान करने लगते हैं। ये डर हिंसा का नहीं, आपकी छवि का होता है। जैसे कोई इंसान किसी संगठन में इतना सटीक, तेज और सिद्धांत पर चलने वाला होता है कि कोई भी उससे उलझने से पहले 100 बार सोचता है। अपने काम, व्यवहार और निर्णयों से ऐसी उपस्थिति बनाइए कि लोग बिना कहे समझ जाएं। आपके साथ टकराने का मतलब है खुद की मुश्किलें बढ़ाना। स्ट्रैटेजी 11, ट्रेड स्पेस फॉर टाइम। द नॉन एंगेजमेंट स्ट्रैटेजी। हर परिस्थिति में टकराना समझदारी नहीं होती। कभी कभी पीछे हट जाना या दूरी बना लेना असल में ताकत की निशानी है। ये वही करता है जिसे अपनी योजना पर भरोसा होता है। जैसे किसी व्यापार में जब दूसरी पार्टी बार बार शर्तें बदल रही हो तो वहां तुरंत डील करने की बजाय थोड़ी देर रुक जाना बेहतर होता है। आप समय लेते हैं, विरोधी थकता है और आपकी स्थिति मजबूत होती जाती है। सही समय का इंतजार करना और प्रतिक्रिया को टालना ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि रणनीतिक धैर्य है। स्ट्रैटेजी 12, लूज बैटल्स बट विन द वॉर। ग्रैंड स्ट्रैटेजी। कभी कभी आपको छोटी हार स्वीकार करनी पड़ती है ताकि आप बड़ी जीत की ओर बढ़ सकें।
हर छोटी बात को लेकर लड़ना, अपना आह दिखाना, ये लंबे सफर के लिए नुकसानदायक है। मान लीजिए कि किसी कार्यस्थल पर आपकी राय नहीं मानी गई। अगर आप उस समय लड़ जाते तो आप अपनी ऊर्जा और छवि दोनों खो बैठते। लेकिन अगर आप चुप रहकर पूरी योजना बनाते हैं तो अगले मौके पर वही लोग आपकी बात सुनने को मजबूर हो सकते हैं। एक विजेता वो नहीं जो हर लड़ाई जीतता है, बल्कि वो जो समझता है कौन सी लड़ाई छोड़नी है ताकि पूरी जंग जीती जा सके। स्ट्रैटेजी 13, नो योर एनिमी, द इंटेलिजेंस स्ट्रैटेजी। अगर आप सामने वाले की मानसिकता, कमजोरी, चालाकी और उद्देश्य को नहीं समझते तो आप हमेशा अंधेरे में लड़ते रहेंगे। जानकारी ही सबसे बड़ी शक्ति है। किसी प्रेजेंटेशन, मीटिंग या बातचीत से पहले सामने वाले की शैली, जरूरत या इरादों को समझ लेना आपकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ा देता है। बहुत से लोग खुद पर फोकस करते हैं, लेकिन चतुर रणनीतिकार हमेशा दूसरों को पढ़ते हैं और उसी के आधार पर अपनी चाल चलते हैं। स्ट्रैटेजी 14, ओवरवेल्म रेजिस्टेंस विद स्पीड एंड सडननेस, द ब्लिट्जक्रीग स्ट्रैटेजी। धीरे धीरे बढ़ना कई बार जोखिम भरा होता है। जब सामने वाला सोच भी नहीं पाता और आप तेजी से कदम उठा लेते हैं तो वो संभलने का मौका ही नहीं पाता। मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट में विरोध आ सकता है, लेकिन अगर आप पूरे होमवर्क और स्पीड के साथ अपनी बात पेश करते हैं तो सामने वाले को विरोध का समय ही नहीं मिलता। गति और चौंकाने की ताकत, ये दोनों मिलकर किसी भी प्रतिरोध को कमजोर कर देते हैं। जब आप तेज होते हैं तो दुनिया आपकी चाल को पकड़ नहीं पाती। स्ट्रैटेजी 15, कंट्रोल द डायनामिक फोर्सिंग स्ट्रैटेजीज। अगर आप हालात के बहाव में बहते रहेंगे तो हर बार दूसरे लोग तय करेंगे कि आप क्या करें। लेकिन अगर आप लय और दिशा को नियंत्रित करते हैं तो आप सामने वाले को अपनी शर्तों पर खेलने के लिए मजबूर करते हैं। जैसे कोई क्लाइंट बार बार समय बदल रहा हो, अगर आप हर बार झुकते हैं तो कंट्रोल उसके हाथ में रहता है। लेकिन अगर आप स्पष्ट नियम बनाते हैं और अपनी शर्तों पर बने रहते हैं तो आपको वही सम्मान और ध्यान मिलता है जो एक निर्णायक को मिलता है। जो इंसान खुद दिशा तय करता है वही असली रणनीतिकार होता है। स्ट्रैटेजी 16, हिट देम वेयर इट हर्ट्स, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्ट्रैटेजी। किसी भी विरोधी या समस्या की एक मुख्य कमजोरी होती है, एक ऐसा केंद्र बिंदु जिसे अगर आप निशाना बनाएं तो पूरी संरचना हिल जाती है। जैसे किसी संगठन में पूरा दबाव एक ही व्यक्ति पर है, उसकी अनुपस्थिति या विरोध से पूरी योजना बिगड़ सकती है। आप अगर उस केंद्र को सही समय पर पहचान लें और वही वार करें तो बाकी सब अपने आप टूटने लगता है। युद्ध या प्रतियोगिता में ऊर्जा को फैलाने की बजाय उसे उस बिंदु पर केंद्रित करना सबसे प्रभावशाली होता है जहां चोट सबसे गहरी लगती है। स्ट्रैटेजी 17, डिफीट देम इन डिटेल, डिवाइड एंड कॉन्कर। अगर सामने वाला बहुत मजबूत है या उसके पास समर्थन ज्यादा है तो सीधे टकराना नुकसानदेह हो सकता है। ऐसे में सबसे असरदार तरीका होता है उसे छोटे हिस्सों में बांटना और एक एक करके हर हिस्से को हराना। जैसे एक टीम में आपसी मतभेद को भांपकर पहले कमजोर पक्ष से बातचीत करना, फिर बाकी पर ध्यान देना। यह रणनीति पूरी ताकत को निष्क्रिय कर सकती है। पूरे तंत्र को एक साथ हराना मुश्किल होता है, लेकिन उसे टुकड़ों में तोड़कर चलना जीत की राह आसान कर देता है। स्ट्रैटेजी 18, एक्सपोज एंड अटैक योर ओपोनेंट्स सॉफ्ट फ्लैंक। हर स्थिति में एक कमजोर किनारा होता है, एक ऐसा पहलू जिसे विरोधी ने पूरी तरह सुरक्षित नहीं किया होता। उस दिशा से हमला करना अप्रत्याशित होता है और सबसे ज्यादा असर करता है। मान लीजिए कि आपकी किसी प्रतिस्पर्धी कंपनी का फोकस सिर्फ शहर के बड़े ग्राहकों पर है, तो आप छोटे या नए क्षेत्रों में जाकर उसका बाजार खींच सकते हैं। हर रणनीति में एक ऐसा कोना होता है जो कमजोर होता है। वहां हमला करने से सामने वाला असंतुलित हो जाता है और आपकी गति को रोक नहीं पाता। स्ट्रैटेजी 19, एनवेलप द एनिमी, द अन्नाइलेशन स्ट्रैटेजी। कई बार सीधा टकराव असरदार नहीं होता, बल्कि पूरी घेराबंदी ही
एकमात्र रास्ता बन जाती है। जब आप विरोधी को हर तरफ से घेर लेते हैं, विचार से, संसाधन से, रणनीति से, तो वो बाहर निकलने की कोशिश में ही हार जाता है। जैसे किसी विचारधारा से लड़ते समय अगर आप केवल एक पक्ष पर सवाल उठाते हैं तो असर कम होता है, लेकिन अगर आप पूरे तंत्र को हर कोण से उजागर करें तो वो खुद ही बिखरने लगता है। कभी कभी अधूरा हमला नुकसानदेह होता है। जरूरी है कि आप पूरी तैयारी और चारों दिशा से एक साथ दबाव बनाएं। स्ट्रैटेजी 20, मैन्यूवर देम इनटू वीकनेस, दी राइपनिंग फॉर दी सिकल स्ट्रैटेजी। हर लड़ाई में सबसे जरूरी है सामने वाले को ऐसी स्थिति में लाना जहां वो कमजोर हो जाए, और ये काम चालाकी से किया जाता है, सीधे हमले से नहीं। जैसे कोई डिबेट हो और आप सामने वाले से लगातार ऐसे सवाल पूछते रहें जिससे वो खुद अपने ही शब्दों में फंसता जाए, तो आखिर में उसे जवाब देने के रास्ते ही नहीं बचते। सामने वाले को धीरे धीरे उस जगह पहुंचाना जहां वह मजबूर हो जाए। यही रणनीति सच्चे रणनीतिकार की पहचान है। आप हड़बड़ी में नहीं, शांति से उसे उसकी ही कमजोरियों की तरफ ले जाते हैं और फिर बिना ज्यादा जोर लगाए जीतते हैं। स्ट्रैटेजी 21, नेगोशिएट व्हाइल एडवांसिंग द डिप्लोमैटिक वॉर स्ट्रैटेजी। जब आप किसी भी प्रोजेक्ट या उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हो तो सिर्फ लड़ाई या सिर्फ बातचीत पर निर्भर रहना काम नहीं आता। असली चालाकी तब है जब आप एक तरफ आगे बढ़ते रहें और दूसरी तरफ सामने वाले से बातचीत भी जारी रखें। जैसे कोई कंपनी जब मार्केट में एंट्री करती है तो वो अपने ब्रांड को स्थापित करने की कोशिश करती है, लेकिन साथ ही प्रतिस्पर्धियों से अच्छे संबंध भी बनाए रखती है, ताकि अगर रास्ता टकराव की तरफ जाए तो भी उस पर नियंत्रण रहे। दबाव और संवाद दोनों का संतुलन बनाए रखना ही इस रणनीति की असली ताकत है। स्ट्रैटेजी 22, नो हाउ टू एंड थिंग्स, द एग्जिट स्ट्रैटेजी। कोई भी लड़ाई या प्रोजेक्ट जितनी अच्छी तरह शुरू किया जाए, अगर उसका अंत सही ढंग से नहीं किया जाए तो सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। बहुत से लोग जीत जाने के बाद भी वही अटके रहते हैं और धीरे धीरे उनकी स्थिति कमजोर होने लगती है, जबकि एक चतुर इंसान जानता है कि कब और कैसे सही समय पर पीछे हटना है, ताकि उसकी गरिमा बनी रहे और भविष्य के लिए दरवाजे खुले रहें। चाहे वो कोई साझेदारी हो, अभियान हो या संघर्ष, समाप्ति की योजना जितनी स्पष्ट होगी, आपकी प्रतिष्ठा उतनी ही सुरक्षित रहेगी। स्ट्रैटेजी 23, वीव अ सीमलेस ब्लेंड ऑफ फैक्ट एंड फिक्शन, मिसपरसेप्शन स्ट्रैटेजीज। कई बार पूरी सच्चाई बताना ही आपकी कमजोरी बन जाती है, लेकिन अगर आप हकीकत में थोड़ी कल्पना और रणनीति का तड़का लगाएं, तो आप लोगों की सोच को दिशा दे सकते हैं। मान लीजिए आप एक प्रोजेक्ट को बहुत जल्दी पूरा कर रहे हैं। अगर आप लोगों को यह बता दें कि इसमें कई चुनौतीपूर्ण हिस्से थे, तो आपकी मेहनत की अहमियत बढ़ जाती है, भले ही वो हिस्से उतने मुश्किल न रहे हों। यह रणनीति धोखा नहीं, बल्कि प्रभाव पैदा करने का तरीका है। लोग वही देखते हैं जो उन्हें दिखाया जाता है, और इसी भ्रम की कला से आप अपना रास्ता बना सकते हैं। स्ट्रैटेजी 24, टेक द लाइन ऑफ लीस्ट एक्सपेक्टेशन। जब आप वही करते हैं जिसकी सभी को उम्मीद होती है, तो लोग पहले से तैयार रहते हैं, लेकिन अगर आप एकदम अप्रत्याशित दिशा में चलते हैं तो सामने वाला सोच भी नहीं पाता कि आप क्या करने वाले हैं। जैसे किसी डिबेट में अगर सबको लगे कि आप आक्रामक बोलेंगे और आप शांति से तर्क पेश करें, तो आपकी बात का असर कहीं ज्यादा गहरा होता है। असली ताकत तब होती है जब आप दूसरों की सोच से एक कदम आगे चलते हैं, और ऐसा करने के लिए आपको उनकी अपेक्षाओं से बाहर निकलना पड़ता है। स्ट्रैटेजी 25, ऑक्यूपाई द मोरल हाई ग्राउंड, द राइट स्ट्रैटेजी। जब आप किसी संघर्ष या टकराव में नैतिक ऊंचाई पर होते हैं, तो आप सिर्फ तर्क से नहीं, भावनाओं से भी जीतते हैं। अगर आप दिखा पाते हैं कि आप सच्चाई, ईमानदारी और न्याय की तरफ खड़े हैं, तो लोग आपकी बात सुनते हैं, समर्थन करते हैं, और आपके विरोधी खुद को कटघरे में पाते हैं। जैसे किसी कार्यस्थल पर अगर आप बिना गुस्से या आरोप के अपनी बात रखें और अपने इरादों को साफ रखें, तो सामने वाला भले ही सही हो,
लेकिन सार्वजनिक रूप से कमजोर महसूस करेगा। सिर्फ ताकत से नहीं, नैतिकता से भी लड़ाई जीती जा सकती है, और ये जीत सबसे स्थायी होती है। स्ट्रैटेजी 26, डिनाई देम टारगेट्स, द स्ट्रैटेजी ऑफ द वॉइड। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत होती है न दिखना। जब आप सामने वाले को कोई ठोस निशाना नहीं देते तो उसकी पूरी योजना ही बेकार हो जाती है। जैसे किसी मीटिंग या कॉन्फ्रेंस में अगर कोई आपको सार्वजनिक रूप से नीचा दिखाने की कोशिश करे और आप चुपचाप उसकी बात को अनदेखा कर दे, तो उसे जवाब देने का कोई मौका ही नहीं मिलता। इस रणनीति में आप अपनी मौजूदगी को इतना लचीला बनाते हैं कि सामने वाला आपको पकड़ ही नहीं पाता। आप बहस से बचते हैं, प्रतिक्रिया नहीं देते और खुद को एक ऐसी स्थिति में रखते हैं जहां कोई भी हमला असर नहीं करता। स्ट्रैटेजी 27, सीम टू वर्क फॉर द इंटरेस्ट्स ऑफ अदर्स व्हाइल फर्दरिंग योर ओन। जब आप ऐसा दिखाते हैं कि आप दूसरों की मदद कर रहे हैं, लेकिन भीतर से अपना ही मकसद पूरा कर रहे होते हैं, तो आप बिना विरोध के बहुत दूर तक पहुंच सकते हैं। जैसे किसी प्रोजेक्ट में आप सामने वालों को सलाह देने या उनकी योजना को बेहतर बनाने में लगे हों, लेकिन साथ ही उसमें आपकी स्किल्स, आपकी पोजीशन या आपका नाम भी बढ़ रहा हो, तो आप दोनों हाथों से फायदे उठा रहे होते हैं। इस रणनीति का असली कमाल यह है कि लोग आपको सहयोगी मानते हैं, जबकि आप चुपचाप अपनी स्थिति को मजबूत करते जा रहे होते हैं। स्ट्रैटेजी 28, गिव योर राइवल्स इनफ रोप टू हैंग देमसेल्व्स, द वन अपमैनशिप स्ट्रैटेजी। हर बार सामने वाले से लड़ना जरूरी नहीं। कभी कभी बस इतना करना होता है कि उन्हें बोलने, करने और आगे बढ़ने दिया जाए, ताकि वे खुद ही अपनी गलतियों में फंस जाए। जैसे कोई टीम मेंबर बार बार अपनी ही बात को सही साबित करने की कोशिश कर रहा हो, तो बजाय उसे रोकने के, अगर आप उसे खुलकर बोलने दें और बस समय का इंतजार करें, तो वो खुद ही अपनी कमजोरी उजागर कर देता है। ये रणनीति कहती है, दुश्मन को हराने से ज्यादा असरदार है उसे उसकी ही चाल में फंसने देना। स्ट्रैटेजी 29, टेक स्मॉल बाइट्स, दी फे अकॉम्प्लिश स्ट्रैटेजी। बड़े बदलाव या बड़े हमले करने से लोग सतर्क हो जाते हैं, लेकिन अगर आप धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ते हैं, तो लोग विरोध करने का मौका ही नहीं पाते। जैसे किसी संगठन में धीरे धीरे कुछ जिम्मेदारियां ले लेना, फिर थोड़ा और नियंत्रण हासिल करना, और एक समय बाद आप इतना आगे निकल जाते हैं कि सबको वो स्थिति स्वीकार करनी ही पड़ती है। ये रणनीति कहती है कि अगर आप बिना शोर शराबे के लेकिन लगातार आगे बढ़े तो जीत पक्की है। स्ट्रैटेजी 30, पेनिट्रेट देयर माइंड्स, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज। सबसे असरदार लड़ाई वही होती है जो मन में लड़ी जाती है। अगर आप लोगों के सोचने के तरीके, उनकी भाषा, उनकी मान्यताओं को समझते हैं, तो आप अपने शब्दों से ही उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। जैसे किसी ग्राहक से बातचीत करते वक्त आप सिर्फ अपने प्रोडक्ट की तारीफ नहीं करते, बल्कि उनकी जरूरतों को शब्दों में उतारते हैं, तो वे आपको अपना समझने लगते हैं। ये रणनीति बताती है कि अगर आप दूसरों के मन में उतर जाए, तो आप लड़ाई लड़े बिना ही जीत सकते हैं। स्ट्रैटेजी 31, डिस्ट्रॉय फ्रॉम विद इन, द इनर फ्रंट स्ट्रैटेजी। कई बार किसी बाहरी हमले की जरूरत ही नहीं होती, अगर आप किसी सिस्टम के भीतर से ही उसे हिला सके। जब आप किसी संगठन, योजना या विचार के अंदर प्रवेश करके धीरे धीरे उसकी एकता, भरोसे और दिशा को तोड़ते हैं, तो वो खुद ही बिखरने लगता है। जैसे किसी टीम में आप सामने से टक्कर न लेकर चुपचाप ऐसे सवाल उठाएं या ऐसे शक पैदा करें जिससे टीम के लोग एक दूसरे पर भरोसा करना छोड़ दें। जब वे एक दूसरे को ही दुश्मन समझने लगते हैं, तब जीतना बहुत आसान हो जाता है। यह रणनीति तेजी से नहीं, चुपचाप अंदर से काम करती है और असर हमेशा गहरा छोड़ती है। स्ट्रैटेजी 32, डोमिनेट व्हाइल सीमिंग टू सबमिट, द पैसिव एग्रेशन स्ट्रैटेजी। जब आप सामने वाले को ऐसा महसूस कराते हैं कि आप झुक रहे हैं, लेकिन असल में आप ही उसकी चाल को नियंत्रित कर रहे होते हैं, तब आप सच में खेल के मालिक होते हैं। जैसे कोई बॉस आपकी बात न माने और आप सिर्फ जी कहकर चुप हो जाएं,
लेकिन बाद में आप अपनी योजना को इस तरह लागू करें कि वही काम उसे करना पड़े जो आप चाहते थे, तो आपने सत्ता दिखाए बिना ही अपना मकसद पूरा कर लिया। ये रणनीति कहती है कि कभी कभी नम्रता, चुप्पी और सहमति का मुखौटा पहनकर आप अपनी शर्तों पर दूसरों को नचा सकते हैं। स्ट्रैटेजी 33, सो अनसर्टेनिटी एंड पैनिक थ्रू एक्ट्स ऑफ टेरर, दी चेन रिएक्शन स्ट्रैटेजी। जब आप बार बार अलग अलग तरीकों से विरोधियों को झटका देते हैं, तो वो सिर्फ परेशान नहीं होते, बल्कि उनकी सोचने की शक्ति भी कमजोर पड़ने लगती है। इस रणनीति में लक्ष्य सिर्फ हमला नहीं, बल्कि डर और भ्रम फैलाना होता है। जैसे कोई प्रेजेंटेशन हो और आप सामने वाली टीम को अचानक हर बार नए सवालों, नए डेटा और अनजानी संभावनाओं से घेरते जाए, तो वे हर बार रक्षात्मक हो जाते हैं और अपना ध्यान खो देते हैं। यह रणनीति कहती है कि जब लोग समझ न पाए कि अगला वार कहां से होगा, तो वे खुद ही हार मान लेते हैं बिना अंतिम लड़ाई लड़े। तो दोस्तों, ये थी द 33 स्ट्रैटेजीज ऑफ वॉर की सभी रणनीतियां, एक से बढ़कर एक, जो न सिर्फ युद्ध के मैदान में बल्कि हमारी असली जिंदगी के हर मोड़ पर कारगर साबित हो सकती है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपने महसूस किया होगा कि जीत सिर्फ ताकत से नहीं, सोच, समय और सही चाल से मिलती है। यही असली कला है बिना लड़े जीतने की। अब बारी आपकी है। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप अगली ऑडियो बुक या वीडियो किस विषय या किताब पर सुनना चाहते हैं। जो भी टॉपिक या किताब सबसे ज्यादा लोगों द्वारा कमेंट में सुझाई जाएगी, मैं उसी पर अगली वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल इसी तरह, गहराई से, समझ के साथ। और हां, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि अगली गहरी, सोच बदल देने वाली ऑडियो बुक आपसे मिस न हो जाए। मिलते हैं अगली कहानी में, एक नई सोच, एक नई रणनीति के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।